मैं डॉक्टर वंशराज मौर्य, नाड़ी रसायन विशेषज्ञ हूँ। आज हमारे बीच समीक्षा जी हैं। ये आपको अपना अनुभव शेयर करेंगे कि ये कैसे रोग से निरोग की तरफ आई, अस्वस्थ से स्वस्थ की तरफ आई। और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस ये ही बताएंगी अपना अनुभव जो आप लोगों तक पहुँचे, और आप लोग भी किसी समस्या से ग्रसित हैं तो इनके अनुभव के आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कौन सी चिकित्सा अपनानी चाहिए, ये आपको बताएंगे। जी समीक्षा जी, आप बताएं। तो अंकल, आपको तो सब कुछ पता ही है। मुझे 2021 में कोविड हुआ था और कोविड के समय पे मेरा ऑक्सीजन लेवल डिप होने की वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। वो भी एक टफ समय था क्योंकि बेड्स नहीं मिल रहे थे, सेकेंड वेव की बात है। फिर हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान ही मेरे पैर से सेंसेशन जाने लगी थी जी। तो पैर पे कोई कंट्रोल नहीं था, कुछ फील नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स को लग रहा था कि 20 साल की बच्ची है, लड़की है, हो सकता है आसपास इतनी सारी डेथ देख रही है, इतना कुछ देख रही है, डर रही है शायद। अच्छा। शायद एंजाइटी है। उन्होंने मेरी मम्मा पापा से भी बात करके पूछा था कि बच्चे को वैसे कोई एंजाइटी या अदरवाइज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जो मुझे होने वाला था वो एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट केस था पोस्ट कोविड। अच्छा। तो कोई भी उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था जी। फिर जब ये धीरे धीरे सेंसेशन लूज होती गई और एक तरीके से पैरालिसिस होता गया, नीचे से ऊपर असेंड होता हुआ। आपको पैरालिसिस मतलब? जी। तो फिर ये था कि मतलब मैं बेड पे लेटी रहती थी और अपने पैर को धीरे धीरे देख रही थी कि कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। पहले राइट से गया, फिर लेफ्ट से गया, होते होते पूरा मेरी बॉडी इन्वॉल्व होनी शुरू हो गई थी, अपर लिम्स इन्वॉल्व हो गए, सब कुछ हो गया था। और जब तक हम ये डायग्नोज कर पाए कि ये गुइलियन बैरे सिंड्रोम है, जीबीएस है। जीबीएस है, मतलब ये गुइलियन है और जीबीएस इसको बोलते हैं जी। और बहुत रेयर केस में बीमारी होती है जी। शायद आप इंडिया की बात करें तो जी, उस समय पोस्ट कोविड ये पहला केस था। उसके बाद हालांकि कुछ केसेस आए, तब डॉक्टर्स के पास भी एक केस स्टडी थी मेरी वाली कि अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर हम बात करें इंडिया में पहला केस था आपका? जी, पोस्ट कोविड पहला केस आप सोचे कि इंडिया में पहला इनका पोस्ट जो है कोविड केस था, अभी तक नहीं हुआ था किसी को जी। और वैसे भी पोस्ट कोविड क्या गुइलियन बैरे अपने आप में बहुत अनकॉमन डिजीज है। मतलब डिसऑर्डर है ये। मेरे ख्याल से 10 लाख में एक किसी को होता है। मतलब 10 लाख में एक लोग को ऐसी बीमारी होती है, सोचिए कि मतलब ऐसी बीमारी जी। और फिर होते होते जब ये डायग्नोज हो पाया, हमने मेरे डॉक्टर्स ने बहुत सारे टीम को इन्वॉल्व कर लिया था, न्यूरो की टीम भी थी, सब लोग थे। कहाँ एडमिट थी आप? मैं मैक्स हॉस्पिटल में थी। मैक्स हॉस्पिटल में ही एडमिट थी, दिल्ली शहर के जी। और उन्होंने फिर ये डायग्नोज किया न्यूरो की टीम ने कि ये गुइलियन बैरे सिंड्रोम की तरफ जा रही है। और फिर तब तक वो टाइम आ चुका था कि मैं आईसीयू पहुंच चुकी थी। कुछ टाइम के अंदर मुझे वेंटिलेटर पे लेना पड़ा, कुछ हफ्तों मैं वेंटिलेटर पे भी थी। फिर आईसीयू में तो बहुत लंबा स्टे रहा मेरा। और मगर खैर उसके बाद डॉक्टर्स ने जैसे तैसे वो चीज ट्रीट की, संभाला। जी। तो उस वक्त तो मेन प्रायोरिटी थी कि जान बचानी है, और जान बचाने के लिए ऑफ कोर्स उस वक्त स्टेरॉइड्स वगैरह भी चले थे। तो मतलब घर आने के बाद भी मेरी सारी मेमोरी जा चुकी थी, लूज हो गई थी। मैं सिर्फ अपने पापा को पहचानती थी क्योंकि मेरे पापा मुझसे मिलने आया करते थे हॉस्पिटल में। और मम्मी को तो मम्मी की जगह शायद अगर किसी भी और को खड़ा कर देते तो मैं मान लेती कि वो मेरी मम्मी है। इतनी ब्लैंक हो चुकी थी मेरी मेमोरी। तो फिर ये सब रहा। फिर घर जब मैं आई तो घर आने के बाद भी मेरे 3 फिजियो के सेशंस डेली चलना, स्पीच थेरेपी, क्योंकि मैं जैसे ट्रक है, खरगोश है, ये सब वर्ड साफ नहीं बोल पाती थी। तो स्पीच थेरेपी अलग, ऑक्यूपेशनल थेरेपी अलग, पेंसिल उठाना लिखना आ ही नहीं रहा है। पता है कि एक ऐसा दिखता है बट लिखना ही नहीं आ रहा कि एक ऐसा दिखता है। तो सोचिए ये केस भी हो सकता है किसी के साथ में जी। तो और वो चीज थोड़ी ज्यादा ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि मैं हमेशा से बहुत मेरिटोरियस बच्ची थी, पढ़ाई वगैरह में अच्छी थी। घर आके सबसे पहले एक बार मुझे याद है, मेरे सामने हफ्ते 10 दिन बाद की बात है, मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ था। आधे घंटे में उसको देखती रही और फिर मैं रोने लगी। मुझे समझ ही नहीं आया कि इस डिब्बे का करना क्या है, ये क्या बला है ये डिब्बा। सोचिए ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ भी। तो ये सब हुआ। फिर हालांकि मतलब रिकवरी भगवान जी की कृपा थी, लोगों का आशीर्वाद था, रिकवरी होने लगी।
और साल भर मुझे लग गया पूरा अपने पैर पे वापस खड़े होने में, वॉक वगैरह पे जाने में, सोसाइटी में अंदर ही। और फिर ऐसे ही एक दिन की बात है, 1 साल के अंदर की ही बात है, क्योंकि इतनी स्टेरॉइड्स वगैरह चली थी मेरी उस दौरान, तो मेरे हिप में राइट साइड यहाँ पे पेन होना शुरू हुआ। तब भी हम लोगों को वो होता है ना, इंसान उम्मीद करता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारे साथ अब हो चुका, बुरा हो चुका, अब कुछ और अच्छा होगा, इतना बुरा नहीं होगा। तो मेरे डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा मतलब इमोशनल हो चुके थे मुझे लेके, बहुत अटैच हो चुके थे। वो लोग भी मना रहे थे कि नहीं एवियन नहीं होगा, कोई बात नहीं, ये मतलब थोड़ा बहुत कुछ स्पाइन का इशू, एवियन एक्यूट वैस्कुलर नेक्रोसिस, जी एवास्कुलर नेक्रोसिस। तो वो उसमें हड्डी आपकी खोखली होने लग जाती है, ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। तो मना रहे थे कि ये नहीं होगा, कुछ हो सकता है लंबर का इशू है, कुछ है ये वो। तो मगर भगवान जी को नहीं मंजूर था, तो एवियन ही डायग्नोज हुआ। इनका एवियन भी डायग्नोज हुआ, एक्यूट वैस्कुलर नेक्रोसिस। जी। और ये साल भर के अंदर की बात है। तो ये हम लोगों को पक्का पता था कि स्टेरॉइड्स इतनी ज्यादा चली है, उसकी वजह से ये चीज हुई है। तो अब हुआ ये कि जान तो बची, मगर फिर कुछ और प्रॉब्लम आई। फिर इससे फाइट करने के लिए भी, इसमें ग्रेड 3 था मेरा, स्टेज 3 था, तो राइट साइड में ग्रेड 3 था जी, और लेफ्ट में स्टेज 2 था। तो डॉक्टर्स का यही कहना था कि स्टेज 3 में हम सिर्फ रिप्लेसमेंट ही कर सकते हैं, मगर लकीली एक डॉक्टर मिले थे मुझे जिन्होंने बोला कि अभी बहुत कम एज है, हम बचाने की कोशिश करते हैं एक बार जॉइंट को, बच जाए तो ठीक है। तो उन्होंने जॉइंट बचाने के लिए छोटी 2 सर्जरीज की थी दोनों तरफ, और ये था कि 6 महीने 0 वेट बियरिंग पे रहना है, बेड पे रहना है, ये है वो है, ये सब जो उनके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं। बिल्कुल। बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि फिर भी उसके बाद जब मैं थोड़ी भी ज्यादा देर बैठ रही थी तो मुझे दर्द आने लग रहा था, पढ़ नहीं पा रही थी। ऑफ कोर्स मतलब 20-21 साल का बच्चा और क्या करेगा, पढ़ाई करती थी, ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाती थी, ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाती, क्लास तक नहीं बैठ पाती थी। बिल्कुल। अभी मैं जैसे बैठी हुई हूँ ऐसे भी नहीं बैठ पाती थी, और नहीं कर पाती थी। बिल्कुल, जब आप फर्स्ट टाइम मुझसे मिलने आए थे तब मैं कुशन वगैरह लगा के जैसे कैसे पता चला उसके बाद बैठती थी। फिर उसके बाद भी अंकल कुछ ना कुछ लगा रहा। 6 महीने के अंदर फिर मेरे ब्रेस्ट में एक लंप डायग्नोज हुआ। वो लंप को हमें हटाना पड़ा क्योंकि वो 6 महीने के अंदर ही 4-4.5 सेंटीमीटर से भी ऊपर हो चुका था। तो वो इतना बड़ा लंप बन चुका था। इतना आपने पेन और समस्याएं शरीर के साथ जो चीज लगातार कुछ ना कुछ चल रहा था। फिर मतलब थायराइड भी इश्यूज काफी ज्यादा एक्यूट हो गए थे, क्योंकि TSH जो 4 से कम होना चाहिए मेरे ख्याल से, वो मेरा 11.8 था। मतलब कुछ भी चल रहा था, कहीं भी कुछ भी चल रहा था। मुझे याद है मेरी पल्स रेट, जिसके बारे में आपसे इतनी चर्चा की थी मैंने, वो मेरी मैक्सिमम पल्स रेट कुछ 250 से ऊपर गई थी, 262 गई थी। पल्स जिसकी 260 सोचिए चली जाए, जी क्या हो सकता है। मतलब मुझे लगता था कि बस अब हार्ट निकल के बाहर आ जाएगा अब ये अंदर तो नहीं रुक पाएगा। तो मतलब काफी कुछ चल रहा था, एक के बाद एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती जा रही थी बार बार। अभी मैं पक्का एक आधी प्रॉब्लम मिस कर रही होंगी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी डायग्नोज हुआ था। मतलब जैसे ये था कि मतलब बड़ी-बड़ी बीमारियां जितनी थी सब हो ही जा रही थी। मतलब सब हो ही रहा था, सब चल रहा था। और फिर एक दिन मेरी कोई और ऐसी रिपोर्ट आई, और वो रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं थी। मैंने मेरे मैक्स में जो डॉक्टर है उनसे बात की, तो उन्होंने ये बोला कि बेटा अभी जब तक कोई सिम्टम शो अप नहीं करे हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, बिकॉज ये रिपोर्ट कोई इंडिकेटिव नहीं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता किस ऑर्गन पे हमें काम करना है या क्या गड़बड़ हो रही है। मैं लेमैन टर्म्स में बता रही हूँ ऑफ कोर्स, बट उनका यही कहना था। तो फिर उस दिन मुझे लगा कि अब मुझे कोई ऐसा चाहिए कि आप मुझे देखो, आप मुझे बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं नहीं बता सकती आपको। मेरे साथ अंकल ये प्रॉब्लम शुरू से रही, जब तक पानी सर के ऊपर नहीं चला जाता मुझे नहीं आता समझ में कि कुछ दिक्कत भी हो रही है। और जब पानी सर के ऊपर चला गया तो फिर वो इतनी लंबी मेडिकेशन, ये वो, फिर कोई और दूसरी दिक्कत, तो फिर मतलब मुझे बस ये था कि अब ऐसे डॉक्टर्स के पास मुझे नहीं थोड़ा सा जाना फिलहाल कुछ टाइम, जो कि जिन्हें मुझे बताना पड़ रहा है कि मुझे क्या दिक्कत है। तो फिर बाय चांस किस्मत अच्छी थी, पापा के एक फ्रेंड के थ्रू आपके बारे में पता चला, और अंकल ने मुझे सिर्फ 1 मिनट की वीडियो कॉल पे देखा था, सिर्फ मेरा फेस देखा था, और उन्होंने सब बता दिया कि आपको मस्कुलर वीकनेस भी है, आपको नर्व्स का इशू भी है, आपकी बोन डेंसिटी बहुत कम होगी, आपको बोन आपकी हॉलो हो रही होगी, आपको मुझे याद है आपने ऑस्टियोपोरोसिस या इस टाइप का कोई इशू है, ये भी बोला था।
और मैं तो इम्प्रेस हो गई थी वहीं से। मुझे लगा कि अगर शक्ल देख के इतना कुछ बता दिया, जीभ देख के इतना कुछ बता दिया, तो ठीक भी कर देंगे फिर अब ये। तो ऐसे अंकल से पहली मुलाकात रही। बस 1 मिनट की वीडियो कॉल थी एंड आई थिंक दैट इज ऑल व्हाट इट टुक फॉर हिम टू विन ओवर माय फेथ। और उसके बाद फिर अंकल घर पे आए, मुझे पूरा उन्होंने असेस किया। हमें ये रियलाइज हुआ कि मेरी बेसिक प्रॉब्लम बहुत छोटी सी थी, जो कि फीवर था। कि जितने भी इश्यूज हमें होते जा रहे थे बार बार, अंकल के हिसाब से वो अगर रूट कॉज ठीक हो जाए तो बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे फीवर पे काम किया। ये एक ऐसी चीज